कुछ मिनटों का हमारी जो सफर रही है पिछले 20 साल की, उस पे एक नजर डालते हैं। तो मैं अपने होस्ट जो आरआरटीसी अनुग्रह की टीम है उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वो स्टार्ट कर दें हमारा अनुग्रह का जानकारी का वीडियो। थैंक यू। सफर रही है पिछले 20 साल की, उस पे एक नजर डालते हैं। तो मैं अपने होस्ट जो आरआरटीसी अनुग्रह की टीम है उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वो स्टार्ट कर दें हमारा अनुग्रह का जानकारी का वीडियो। थैंक यू।
आते रहते हैं मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह पे, मैं वो देखता हूँ तो कई बार होता है कि एक बच्चा जो है वो छोड़ने जाता है अपने एक आदमी अपने पेरेंट्स को छोड़ने जाता है ओल्ड एज होम में, और उसका बेटा साथ में होता है। वो कहता है जी यहाँ पर पंखा हो, ये हो, वो हो, तो कहता है नहीं यहाँ पर एसी लगवा दो। बोला क्यों लगवा रहे हो? बोला जी कल को जब मैं आपको छोड़ने आऊंगा तो आपको तकलीफ ना हो। यू सी कि कितना ट्रैवल करती हैं ये चीजें। और अगर हम आज इस बात को समझ लेंगे और हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत बहुत अच्छा एक समाज मिलेगा। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं फिर दोबारा से वही बात बोल रहा हूँ कि हमें वो माहौल कानून के जरिए बनाना पड़ता है। वहां पर हमें आज के यूथ को कंपेल करना पड़ता है कि आप अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दो। और वो पता है क्या कहते हैं कोर्ट्स के अंदर जाके, 10,000 ही तो देने हैं ना, दे देंगे कोई बात नहीं। दिस इज द सिचुएशन। बट एज अ यूथ वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो हैं आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया को देखने की, इतनी खूबसूरत दुनिया को देखने की। तो हमें ये समझना चाहिए दे आर अवर क्रिएटर्स। किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखा है, ऑल दो वर्शिप देम, देयर इज सम पावर जो कि है। और हम ब्रह्मा जी को कहते हैं क्रिएटर है। हमारे ब्रह्मा कौन है? हमारे ब्रह्मा है हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें क्रिएट किया है। अगर हम उनको नहीं देख सकते, आज हमारे सामने जीते जागते ब्रह्मा बैठे हैं और हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मंदिरों में जाकर घंटी बजा, हम क्या करेंगे? श्राद्धों में पंडित जी को खाना खिला, हम क्या करेंगे मजारों पर जाकर? नहीं, हमें उनको जीते जी सेवा करेंगे, हम अपने मन से सेवा करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर अवर सेल्फ एज वेल। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हमें यही संस्कारों के साथ मिलेगी और वो हमारी भी उसी तरीके से सेवा करेगी। तो कानून के अंदर की अब आप बात करते हैं, कानून की बात में है ये 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस हम उसके अंदर दे सकते हैं। अगर उसमें जो चिल्ड्रन है वो 10,000 भी नहीं देते, या जो भी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने फिक्स किया वो नहीं देते हैं, तो उसके अंदर सजा का भी प्रावधान है जो कि 30 दिन तक हो सकती है। और अगर 10,000 से कम किया है मेंटेनेंस पेरेंट्स को लगता है तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो फाइल एन अपील। और अपील भी जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी फाइल कर सकता है। इफ द सीनियर सिटीजन और द पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल, then any person on their behalf or any organization like Anugrah can file an appeal on their behalf before the appellate tribunal. और इसके अंदर एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि इसके अंदर पेरेंट्स को बहुत ईज किया गया है और उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है अभी तक की पोजीशन में। तो दिस इज अ गुड थिंग। अगर हम ये मौका दे देंगे ना कि उनको ये 10,000 रुपए तक का कानून है, उसके अंदर भी हमने उनको कह दिया कि अपील डालो, तो जब 125 में देखते हैं जो कि हमारे को सीआरपीसी में अवेलेबल है, उसके अंदर अपील्स और ये सब दुनिया जहां के डिले मैकेनिज्म्स, ऑल काइंड ऑफ टैक्टिक्स अडॉप्ट to avoid to pay the maintenance that would be there also. So the beauty of this law is that this works in a summary manner. There is nothing. Application आएगी, application के बाद tribunal after applying its own conscience will allow the maintenance. Interim maintenance can be granted by the tribunal. जरूरी नहीं है कि वो इंतजार करेंगे कि पूरे 3 महीने निकालने हैं, 4 महीने निकालने हैं। इंटरिम मेंटेनेंस कैन बी ग्रांटेड एंड दैट वुड स्टार्ट टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। इफ द ट्राइब्यूनल फील्स इट फिट, इट कैन बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन एज वेल। So these are few provisions. One very good provision is there that in case it is generally seen कि जी बेटे ने प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली बहला फुसला, और हमारे यहाँ बहुत सारे गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर हम देखते हैं कि अनपढ़ है माँ बाप, बच्चों की बातों में आ जाते हैं। इवन नॉट ओनली इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज है। बच्चे जाते हैं माँ बाप के सामने रोना रोते कि मुझे बिजनेस घाटा हो गया, मुझे ये कर दो, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो मैं इसको बैंक में गिरवी रख दूंगा, आपको तो लोन मिलेगा नहीं, मुझे मिल जाएगा। आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी केसेस ऑफ दिस टाइप। तो वो माँ बाप जो है प्यार में उनके नाम कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, माँ बाप को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। So in such a situation, Section 23 of this Act provides a very good provision. That is,
such kind of transfer can be cancelled by the tribunal itself because of the children being failed to maintain their parents. So these are the things. And now I would talk about few amendments which have been proposed by the cabinet. In this case, you see, children, the definition of children talks about son and daughter. Now, the sons-in-law and daughters-in-law are also proposed to be added in this law. And the cap of 10,000 maximum maintenance is being proposed to be drawn from this law. And 1 month, and there is one more provision has been proposed that if the children fails to pay the maintenance to the as directed by the as granted by the tribunal, then a fine of rupees 5,000, minimum 5,000 rupees, or a 3 months jail have been proposed. And further, I would see yes, maintenance has also been expanded to include safety and security. You see, this is a very important aspect, safety and security. And we come across न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, हम रोज देखते हैं न्यूज के अंदर आ रहा होता है साउथ एक्स के अंदर एक सीनियर सिटीजन को मारकर घर पर लूट कर ले गए. Those are very vulnerable. सैर करने गए, वहां पर सैर करते करते जो है सीनियर सिटीजन को लूट लिया. घर के अंदर अकेले थे, मेड ही गला कर उनके घर का सामान लूट कर ले गए. So you see these type of vulnerability of these senior citizens where they are very much required to be given safety. So these kind of things are required to be addressed, and these have been proposed in the bill, amendment bill, and which is likely to be tabled very soon. And this COVID pandemic has put this on a back seat for some time, but I am very hopeful that very soon everything would be normal, and this proposed amendment would be tabled before the parliament, and that would see the light of the day, and our Adharaniya senior citizens would definitely be benefited of that. And as far as I was earlier asked to speak on role of police as well, but now Abha ma'am has told me that Inderjeet sir would be addressing. Sir, I can't say anything to the professor. Teachers को हम कुछ नहीं कह सकते सर. आप नहीं आप चाहे नहीं सर. I mean चंद्रजीत जी, अगर आप with your permission मैम एक मिनट मुझे बोलने तो दो. In law we avoid multiplicity, we avoid duplicacy. But I request her sometimes duplication. नहीं सर, और लोग जुड़ रहे हैं. चंद्रजीत जी जो बोलेंगे उनका अपना यूनिक स्टाइल होगा, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी 150 के करीब 114 के करीब अभी हो गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है सर, आप प्लीज बताइए. और अरुण सर आप ऐसा भी करिएगा, थोड़ा चैट बॉक्स में बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, तो मैं वो भी पढ़ के आपके लिए बाद में बताऊंगी. आई थिंक ऑल 3 ग्रेट पैनलिस्ट कैन आंसर दैट. तो आप कुछ शब्दों में पुलिस का बता दीजिए, उसके बाद. मैम मैंने सबसे पहला एक सवाल आया था. सवाल क्या था, उनकी रिक्वायरमेंट थी मंजू गेरा जी की. तो बस मैं मंजू जी को यही बताना चाहूंगा कि आप अनुग्रह के साथ जुड़ जाइए, आपकी सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी. अब उन्होंने शुरू में लिखा, मैम आभा आई एम स्टेइंग अलोन, आई नीड सम हेल्पिंग हैंड. तो मैं पढ़ती हूं चैट्स. तो आप सब चीजों का सलूशन है आभा जी के पास हमारे आदरणीय बुजुर्गों के लिए. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड सर. पर ईश्वर इतनी हमें शक्ति दे और आप लोगों का साथ दे. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. ये जो बुजुर्ग आज हमारे साथ बैठे हैं, इन सबका आशीर्वाद है. और सबसे बड़ी बात, DSLSA का हमारे पास
एक अम्ब्रेला, एक वरद हस्त है DSLSA का, उसकी मैम, वजह से हम सब एक कर पा रहे हैं। मुझे कई बार मौका मिला आपके स्वाभिमान परिसर में आने का, और प्राउडली आई कैन से कि स्वाभिमान परिसर जो एक बुजुर्ग लोगों के लिए आपने एक ऐसा एवेन्यू बनाया जहां पर वो आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां पर उनको बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलता है। तो उसके लिए आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। Thank you, congratulations. All the credit goes to Sanjeev Jain sir, यस Gitanjali यस madam, and the current team, Kamaljeet Singh sir, यस सभी, गौतम जी, मतलब यस जस्टिस गीता मित्तल मैम, और प्रेजेंट यस जो भी हमारे सारी टीम है, उन सबको श्रेय जाता है सर इसका। यस। और और आलोक इसमें अग्रवाल सर तो, DSLS आलोक अग्रवाल सर तो जिस दिन खुला उसके अगले दिन सबसे पहले हमारे को आशीर्वाद देने आए थे। आलोक अग्रवाल सर, आई रिमेम्बर, सो हिज ब्लेसिंग्स आर आल्सो विद अस। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल सर। जी मेरी जी। बहुत बहुत विशेष हैं, और ये काम जो है मैम कभी भी जो है ना ऐसा नहीं होगा कि आपको जितनी ब्लेसिंग्स वहाँ मिल रही है ना, दिस इज द बेस्ट अर्निंग इन अवर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So as far as role of police is concerned, I would confine myself only to 3-4 more minutes. Uh, as far as my understanding goes, Delhi police, in Delhi police has taken few initiatives for this. Um, जिसके अंदर उन्होंने, मैं इसमें देख सकता हूँ दिल्ली पुलिस की साइट पर, मैं आज देख रहा था कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेटेड हैं, जिसके अंदर हेल्पेज, एजवेल और अनुग्रह, मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, अनुग्रह इज वन ऑफ दोस 4 ऑर्गेनाइजेशंस which are very much active, which are actively participating in the service of our senior citizens. And you see, the Delhi police has got its own senior citizen cell, and that cell works for the senior citizens. And many a times we come across some news कि अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा जहां पर सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स उनके पास जाते हैं, जाकर उनसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज की हेल्प तो नहीं चाहिए, बिकॉज during those days, as even today, the people above 60 years are not advised to go out of their home. So who is helping them? In many areas, our police officials are helping them. Delhi police is working for them. And they are, even at beat level, the beat officers have been directed to take care of those senior citizens in that particular locality. And they usually visit them, they keep track of their the movements of the people in the area and in the surroundings of their residence, or they take certain measures to provide them the security. However, still the crime against senior citizens is not under control, and it is happening day by day. And Delhi is one of those cities or states, we can say, where the percentage of the crime against senior citizen is the highest. I believe it's the highest in Delhi, throughout the country. So I would not speak much on that. So by these words, I would conclude, and I would thank Anugrah, Dr. Abha Chaudhary, giving me this platform to be shared with Alok sir, to be shared with Chandrajit ji. Thank you very much, and my best wishes to Anugrah and DSLSA and NALSA, and for their so benevolent works they are carrying out for the society and our senior citizens. And if I am helpful, I can be of any use on behalf of my institution, I am saying, and on behalf of Rotary Club of Delhi Aspire, of which I am a past president, and my president might also be here, who might have joined. So I would be very grateful if I am of any helpful to you. Thank you very much, ma'am. Thank you. बहुत 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 आभार सर, बहुत
You are muted, ma'am. You are muted. Please unmute. अरे अच्छा, ये हमारे एडमिन कंट्रोल्स कई बार गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत बहुत मैंने कहा धन्यवाद और आभार आपका। एक शिक्षक के आशीर्वाद से अगर कार्यक्रम शुरू हो तो वो निर्विघ्न चलता ही है सर आगे फिर तो कोई बात नहीं है सर। उस हड़बड़ी में मैं आपका इलस्ट्रियस इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी, इसीलिए मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए देर से ही सही, सब आपको जानते हैं पर कुछ शब्द जरूर सबके लिए बताना चाहूंगी सबको। टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई वुड लाइक टू शेयर कि डॉक्टर अरुण गुप्ता इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड ही इज वाइस प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ लॉ at IIMT and School of Law. He has been awarded doctorate in banking laws and he had been a practicing lawyer before he came for this academics for 20 years. And he has wide experience in civil, commercial, revenue, banking and arbitration laws at various levels of courts. He has been a panel lawyer for various public sector companies and banks and universities, and he has been taking numerous training sessions that as we could see today is connecting so well with all the participants. सर यहाँ पे शायद 19 साल से लेकर 80 इयर्स तक के पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स से लेके हमारे 80 साल प्लस तक के बुजुर्ग आज जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे जो पार्टनर ओल्ड एज होम्स हैं सर, मैं पंजाब देख रही हूँ, हिमाचल देख रही हूँ, हरियाणा देख रही हूँ, उत्तराखंड देख रही हूँ, दूर दूर के कोने से हमारे जो पार्टनर सिस्टर ओल्ड एज होम्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो आपके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं और आपको बहुत अवार्ड्स मिले हैं और ये अनुग्रह का सौभाग्य है कि आज आप हमारे पैनल पे आए और आपने अपना विशेष योगदान दिया। और सबसे ज्यादा मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आइडियल कॉलेज में हम लोग अरविंद जी के साथ कुछ एक दो साल पहले हमने आके आपके स्टूडेंट्स के साथ सेशन लिया था और आपने इतने प्यार से हमें जोड़ लिया अनुग्रह को और आइडियल को कि हम आपका म्यूचुअली कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच। मैम यहाँ पर मैं एक नाम लेना भूल गया, राजकुमारी जी का। वो जुड़ी नहीं है। आप मेरा प्रणाम उन तक भेज दीजिएगा। आई एम रिमेम्बर हर, थैंक यू सो मच सर। वो जुड़ी हुई है मैं, पर मैं फिर भी उनको आपका प्रणाम दे दूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। Now I have a great pleasure in inviting Alok sir, Mr. Alok Agarwal, who is the former member secretary of National Legal Aid Services Authority. Sir was supposed to actually start with a special address, but special always comes in between also sir, कोई special chronology है नहीं, तो हम आप जब भी आए special ही हैं sir, you are all time special for us. So I would just give me an opportunity to give a very brief introduction that sir has a long and cherished career in judicial services since 1992. He has been posted as civil judge, metropolitan magistrate. He has worked as secretary DLSA and then he was promoted to higher judicial services. And he has been posted as a judge CBI, as various important prestigious positions. And he has been additional director of Delhi Judicial Academy. He has been OSD and member secretary of NALSA for a very, very long time. And sir has been, एक सर के बारे में मैं बहुत अच्छी खासियत बताऊंगी कि जो हमने पिछले 4-5 साल में सर के साथ काम करके महसूस किया है कि सर के पास he does not have the word no in his dictionary. आप कुछ भी उनके पास समस्या लेके जाएं, कोई भी निवेदन लेके जाएं, he is always present to help and he is very, very down to earth and he reaches out to all sections of society, and NALSA has grown very much under his able leadership. So sir, we are highly privileged to invite you for your special address, sir. Thank you so much, Abhaji and Anugrah. I'm sorry for the initial glitches because there was a power cut here and internet was not working well. So first of all, my thanks to Anugrah and Abhaji also for inviting me to speak on the आलोक सर आपका माइक में सर आपका नहीं, can you hear me now?
Yes, Am sir. I audible? Yes. Huh? I'm audible, no? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. I will start with India when as we say, is the youngest country in the world with the largest youth population. But this is also a fact that 1/8 of the elderly population of the world also lives in India. And today's, with the advancement of science, with the uh, जो ये एज एक्सपेक्टेंसी लॉन्जेविटी जो काफी इंक्रीज हुई है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑल दीज जो आज इंडिया को यंगेस्ट बना रहे हैं, वो हो सकता है बाद में इंडिया को ओल्डेस्ट में तक। सीनियर सिटीजन्स के बारे में व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन लाइक मी who has been connected with legal aid for so long, मेरे दिमाग में पिक्चर जो आती है वो ज्यादातर आएगी, वो जो आप देखते हैं लेबरर्स बोझा उठा के सिर पर चल रहे हैं, both men and women, the homeless senior citizens roaming around with poor and poverty-stricken senior citizens, mentally ill senior citizens, तो उनका पिक्चर दिमाग में आती है. On the other hand, when you watch movies like Bhagwan, so you see that the other class of senior citizens also have their own problems. So, what we have to realize is that number one, senior citizens are a class by themselves. They are all vulnerable for something or the other. And secondly, there are subclasses among the senior citizens. Sort of worse. इंडिया में कुछ लॉज हैं. मैडम आवाज. हेलो सर, मुझे अनम्यूट करो. हेलो मैडम आप म्यूट तो कर दोगे, आवाज उनकी जो बोल रहे हैं उनकी आवाज ही नहीं आ रही, म्यूट तो कर लीजिए. आभा जी. सर, आपको आलोक सर, आपको अनम्यूट करिए. नहीं, आई एम अनम्यूटेड. अब बस बीच में नहीं आ रही थी सर आपकी आवाज, कट के आ रही है. नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क इशू माइक से हट जाती है. See Article 41, जिसमें वो when we talk of the state's obligation to ensure the right to work, the right to equal opportunities, the right to education, right to public assistance. आलोक सर, आपका शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. आलोक सर, Because how do you connect by phone? प्लीज कंटिन्यू. सर दैट विल बी बेटर सर. सर वो ठीक रहेगा सर, फोन से कर लीजिए सर. मैं फोन से कनेक्ट कर. हाँ कम से पर कम अगर दो जगह से हुआ तो फिर वो हिसिंग साउंड गया, तो फिर लैपटॉप से फिर से लॉग आउट कर लें. Once I connect, once I'm able to connect the phone, I leave this one. हाँ जी सर, जी सर. ओके, ये देखिए.
प्लीज बेयर विद अस, 1-2 मिनट में सर का मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा. जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स नो. मीनवाइल हम आभा जी एक दो क्वेश्चन थे, हम बता सकते हैं इनको. हाँ सर, आप पढ़ पा रहे हैं सर? आर यू एबल टू रीड द क्वेश्चंस? यस यस, आई एम एबल टू रीड. हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर. हाँ, वो थोड़ा सा कवर कर लीजिए सर प्लीज. एक प्रश्न था कि अगर कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे, तो क्या इसके अलावा कोई मीटिंग या ऐसा प्रोसेस भी है? तो मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूंगा कि अगर कोई भी माँ बाप कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना कोर्ट के कोई भी उनके पास समाधान उपलब्ध नहीं है. जो हमारा ये मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, उसके तहत भी जो 2009 में रूल्स बने थे, उसमें जो भी डीएम ऑफिस है उनको कंसलिएशन ऑफिसर्स बनाने हैं. तो एक तो वो है, और दूसरा डीएलएसए में भी आप आ सकते हैं. यू कैन मेक एन एप्लीकेशन, और या आप आके हमें बता दीजिए तो हम उनको कोर्ट से पहले ही बुला लेते हैं. तो कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी कई सारे समाधान उपलब्ध हैं. आलोक सर ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो ओके. Audible now? Am I audible now? यस सर, यस सर. Right? Okay, and funnily, Hi. he 60 years. चंद्रजीत सर, आर यू एबल टू हियर मी? आई थिंक आलोक सर का कनेक्शन थोड़ा सा वीक आ रहा है, तो हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं. इट इज शोइंग ऑन माय स्क्रीन द येलो मार्क एंड इट इज शोइंग द कनेक्शन इज वीक. सर आप यस, दिस इज, है ना? हाँ जी मैम, there is a latency problems. Yeah, Voice is coming. the bandwidth, it is showing low bandwidth actually. So because then our participants are then going Yes, to be it is. dropping out, then what do we do? Alok sir, Ma'am, then maybe I can be excused. I'm sorry. I'm extremely Abhi, sorry. now your voice it comes in between, then it goes sir. सर कैन वी ट्राई वन मोर थिंग? आप सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, उससे हाँ, बैंडविड्थ हाँ. बढ़. जी हाँ आप सर, सिर्फ हाँ तब हम आप सुन. बिल्कुल वो ठीक रहेगा सर. आप वीडियो ऑफ करके बोलिए सर. सर वीडियो ऑफ वाला ट्राई कर लेते हैं सर. एक बार आप ट्राई करिए, आपका वीडियो ऑफ कर दिया है सर. आलोक सर, No, no. हेलो आलोक सर. हाँ, yes, ma'am. अभी भी नहीं आ रहा है ना आवाज. सर नहीं आ रही, बिल्कुल ना के बराबर है. बीच में I don't know. It has never happened. now it is coming. Now sir, you please continue. अभी आ रही But I है. have to. Okay, then I'll rush through it. Yeah. I was talking about some provisions in the law. Article 41, I said right to employment, right to right to education and public assistance. State government is obliged to make some laws for some people, including senior citizens. But right to employment, senior citizens, the age of retirement in government service is 60 years when you start becoming a senior citizen. Anyway, other provisions are, we have in some, of course, section 125 CRPC, where you can get maintenance. Senior citizens are entitled to maintenance. Hindu Adoption and Maintenance Act,
There again, senior citizens are entitled to get maintenance. You have some rebates under the Income Tax Act. There are other facilities that the banks give you a higher rate of interest on your savings. LIC has started some policies, Jeevan Dhara, Jeevan Akshaya, and some others. Under the India's elderly persons policy of 2009 or 1999, actually. Sorry, I forgot that. There is some. The guidelines are there for reservation for concessional fare in even in air and railways. All these things are there. And then you have one central act, the one that we will be discussing about, and we have discussed. Dr. Arun Gupta has very lucidly explained that act. I'll just highlight some of the unique provisions, some of the important provisions of that act. One is that the tribunal is manned by revenue officers and not judges. Now, this is a good thing in one way, because the people, especially in rural areas and in areas where, in the community people, they would find easier access to the revenue officers than to the regular courts. However, there is one catch in this. Even for those officers, this is only given as an additional work. They are not posted full-time for this. Probably having some professionals, maybe lawyers, maybe sociologists or psychology, people with psychology or sociology qualification, or retired judges, etc. But full-time, had they been full-time about it, it would have been better. Another good thing about this act is that it has a summary procedure. How is it being implemented still needs to be seen. Now, maximum limit, Dr. Arun Gupta said, is 10,000 rupees, and this is a hindrance. But if you see, look at it in another way. The fact is that here, at least the people who are not from the elite class, even maintenance may be required for everybody, but people from the real economically backward classes, they would be advantaged by this because lesser number of people will come for that. There are other things which some of them, as Dr. Gupta has said, may be coming through the amendments, and some of them may not be coming, but other facilities are available. Old age homes. Now these old age homes are also, ये भी दोनों के लिए है, rich और poor दोनों के लिए है. Now senior citizen centers, daycare centers, जैसे अनुग्रह के हैं, and I mean they are doing a lot of good for the community. They are having recreational facilities for interacting, and most importantly, counseling facilities. So that is the most important. और जो चीजें इसमें जरूरत है, there should be subsidy, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोविजन है एनजीओस के लिए जो ओल्ड एज होम्स एस्टेब्लिश करेंगे और मेंटेन करेंगे. कोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में और कई जगह के पब्लिक असिस्टेंस की जगहों पर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट का प्रोविजन है. These are all good provisions. Finally, what is required is, I mean, you can't sort of bank upon the government only or the legislature only to do everything. It requires a community doing quite a lot, and a lot more needs to be done with legal. I'll just talk about first, and the most important one, of course, is the economic issues. Now they're faced by both rich and poor families. It's worse for reaching 60.
उन्होंने ही अर्न किया है सारा पैसा, उन्होंने ही अपना प्रॉपर्टीज बनाई है, बट स्टिल दे आर नॉट अलाउड फॉर either by psychological pressures or by physically preventing them from spending that money on themselves. काफी कंट्रीज है जहां पर ओल्ड एज पेंशन और अलाउंसेस जहां पर सब लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। इंडिया में शायद वो सबके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए, women, especially those who are widowed, construction workers, और उन सब के लिए कुछ स्कीम्स अवेलेबल हैं ओल्ड एज पेंशन की। नाउ जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं उनमें भी इश्यूज हो सकते हैं। Some 10 years back, the lady is staying alone, married daughters,
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट, उससे टेक केयर होती है। इकोनॉमिक अब्यूज के लिए कुछ हद तक एटलीस्ट अप टू 10,000 रुपीज तक मेंटेनेंस उस एक्ट में दिया जा सकता है। Then there are instances of psychological abuse, taunts. एक मैं ये भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि एक सिविल कोर्ट में मेरे पास एक सिविल सूट आया था। There was a civil suit which a son had filed against his father. इंजंक्शन मांग रहे थे कि वो अपने कमरे से निकल के बाहर हमारे कमरे में ताक झांक ना करे। So this type of this is a grave instance of psychological abuse. Of course, मैंने तो जब वो पहले ही दिन उनसे कोर्ट में ही बात की, and when I told them कि I am looking for ways to how he can evict you, तो वो दोबारा प्लेंटिफ आया नहीं और केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। प्रॉपर्टी का थ्रेट है तो उसके लिए जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ये एक्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजंस एक्ट, दैट गिव्स द रेमेडी। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज a lot of creation of lot of awareness about these things, and I compliment Anugrah, आपने जो डे केयर सेंटर से, I have visited Swabiman Parisar a couple of times. The way I've seen सर आपकी आवाज नहीं आ रही। I think I was not audible for Yes. much time. Yes. So then I thank you very much. I have said, but I mean I couldn't help it. I'm sorry. नहीं सर, वो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है सर, आपका प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने सॉरी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा कवर किया और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, क्योंकि काफी सारे अभी सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं और लॉ स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। We really thank you for always being a part of Anugrah sir, and we always take you as our guide and our mentor, sir, always. Thank you very much, and I am always there. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now we have great pleasure and very wonderful program presentation is awaited from Chandrajit Singh ji. Very brief introduction I would like to, very illustrious introduction I would like to give. He is the learned secretary of New Delhi DLSA, and he has joined Delhi Judicial Service in the year 2009. And before that, he has served for about 2 years in Punjab Judicial Services. He belongs to district Ludhiana and from Punjab, and he has done his schooling and college from there only. Chandrajit ji has done his LLB from Punjab University and his masters in Gandhian and Peace Studies from Punjab University. He has held courts across all jurisdictions, and he has been deputed for since September 2017 in one of the most prestigious and very happening district of New Delhi DLSA, and he has keen interest in literature and research in law. और मैं सबको ये भी बता दूं कि पिछले महीने हमने शादरा डीएलएसए के साथ मिलके किया था प्रोग्राम, उसमें एल्डर अब्यूज थीम थी और उसमें चंद्रजीत जी ने बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ही गेव ऑन द मेंटेनेंस एक्ट। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार चीजें हम लोग रिपीट भी सुनते हैं, पर बहुत जरूरी ये भी है जानना कि रोल ऑफ पुलिस क्या है। तो मैं जानती नहीं, आज की सर वैसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि पता नहीं कि कुछ पुलिस पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, बिकॉज वी हैड रिक्वेस्टेड यू दैट an information should go to various police stations of New Delhi district, and I hope some of police persons have joined, and so that they can be sensitized about the role of police in this act. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और कृपया आप अपना प्रेजेंटेशन सर हमें दीजिए सर। धन्यवाद आभा जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब आपने कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया कि हम ऐसा एक प्रोग्राम
कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और हम साथ मिलकर अगर उसे करेंगे तो इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी एसोसिएटेड विद सो मेनी सीनियर सिटीजन्स। जैसा कि और हमने अपने डीसीपी साहब को मैसेज कर दिया था along with the links and details of the program। मैंने अपने डीएम ऑफिस में भी भेजा था with the request कि वो सब जगह सर्कुलेट करा दें। तो आई एम होपफुल that some of them might have joined probably। अब बहुत सारे मीडियम है, किसी ने फेसबुक पे किया होगा। Participation is very good, sir. Participation is still very good. We are 100 people right now. So and a lot of people are on YouTube right now. It is Yeah. more than 1,000 views right now on YouTube. Oh, that's wonderful, that's wonderful। So Yes, सबसे पहली yes. बात ये होती है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो वो पहला प्रयास होता है। और अब उसके साथ हम जो आज का टॉपिक है, जो आज का सब्जेक्ट है, उस पर बात करते हैं। और मैं जो प्रश्न जब हम डील कर रहे थे उसी से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जो इस एक्ट की है, जो अरुण जी ने कहा उसके बारे में, इसकी टोन सेट करता है कि आज भी हमारे बीच में, समाज में ये रहता है कि माँ बाप कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के खिलाफ कोर्ट जाने में हिचकते हैं। सबसे पहले उन्हें लगता है कि क्या बातचीत से मुद्दा सुलझाया जा सकता है। तो मैं जो बात करूंगा उसको दो हिस्सों में रखूंगा। एक कि हमारा कानून जो कुछ एक चीजें हैं कंसिलिएशन वाली भी, और जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 एक्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरली हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, बट अगर हम उस एक्ट को पढ़ेंगे तो वो डील करता है मेंटेनेंस और वेलफेयर से। और मेंटेनेंस और वेलफेयर दो अलग अलग चीजें हैं। मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है जो कि फैमिली की जिम्मेवारी है, और वेलफेयर वो चीज है जो कि स्टेट की जिम्मेवारी है। और उसमें एक एग्जांपल, जैसे अनुग्रह काम कर रहे हैं तो ये समाज की तरफ से काम करके समाज को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने क्या करना है, प्रॉपर्टी के लिए बनी है, तो थोड़ा थोड़ा मैं उनको टच करूंगा। आपको थोड़ा सा रेपुटेशन भी लगेगा, बट आई विल ट्राई टू टच अपॉन देम। एंड देन इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस। और रोल ऑफ पुलिस एक तो डायरेक्टली इस एक्ट से रिलेटेड होगा, एक इनडायरेक्टली चीजें भी, हम और चीजें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं कह रहा था कि ये एक्ट हमारे मेंटेनेंस और वेलफेयर की बात करता है। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ इसमें जो मेडिकल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सीनियर सिटीजन की, उसको जोड़ा गया है। अब इसमें एक चर्चा ये हो रही थी कि 10,000 रुपए एक मैक्सिमम लिमिट है। जो मेरा अपना अनुभव है कि और जो कानून का एक क्षेत्र भी है, उसमें हमेशा ये रहता है कि अब चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, ऐसे ही महिलाओं के लिए एक से ज्यादा कानून है जहां पर मेंटेनेंस की प्रोविजन प्रोवाइडेड है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह अप्लाई कर दिया तो आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी मेंटेनेंस है वो अगर आपको 10,000 से ज्यादा की लगती है कि इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके अलावा फिर आप कोर्ट में एडिशनल मेंटेनेंस भी मांगते हैं। कोर्ट जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लेगा तो चीजों को कंसिडर कर सकता है। जैसे मान लीजिए एडीएम्स आपके यहाँ भी लगी हुई है और जगह भी लगी है, पर ये है कि पहले आपको चूज करना पड़ेगा। एक दोनों जगह आप साइमल्टेनियसली नहीं चला सकते हैं, पहले आप एक जगह चूज कर लेंगे फिर चलाएंगे। यहाँ पर जो हमारे ट्रिब्यूनल है उसमें चलाने के कई फायदे हैं। पहला कि हमारे यहाँ समय सीमा दी गई है कि मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें पार्टी से सीधी बातचीत है, जो सबसे बड़ा एक इसका हम फीचर मान लें, जो इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो इस तरीके से है कि इसमें डायरेक्ट बात होती है। इसमें कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती ऑन बिहाफ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, या सीनियर सिटीजन के या पेरेंट्स से, दोनों की तरफ से कोई भी वकील साहब अपीयर नहीं हो सकते हैं। उनको अपने आप ही अपनी बात बतानी होगी, और उनकी जो भी अगर कोई बयान भी रिकॉर्ड करने हैं तो वो खुद जो ट्रिब्यूनल है वो अपने आप करेगी, उनमें लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। ये जिस तरीके से ये पूरी तरह सच भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये एक धारणा बन गई है कि अगर वकील बीच में होते हैं तो शायद उससे समय ज्यादा लग जाता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उनको हटा के देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये पहली चीज है कि जो मेंटेनेंस के लिए है। इसी तरीके से वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो वो उस वेलफेयर में आपकी फूड से लेके हेल्थ केयर में और रिक्रिएशनल जो नीड्स हैं, और उसके अलावा जो भी अप्रोप्रिएट नीड्स हैं, उसको सबको डिफाइन नहीं किया गया। सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो अप्रोप्रिएट नीड्स हैं उसके लिए जो सरकार है उसको वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। इसी के लिए ओल्ड एज होम्स
की स्थापना की जाएगी। इसी के चलते हुए उन ओल्ड एज होम की स्थापना कैसे होगी, उनमें फाइनेंसेस किस तरीके से आएंगे, वो किस तरीके से काम करेंगी, वो क्या क्या रिपोर्ट्स बनेंगी, इन सब चीजों के बारे में 2009 में एक रूल्स बने थे जिसमें पूरी डिटेल से ये बातचीत की गई है कि ओल्ड एज होम्स किस तरीके से बनेंगे। तो हमें जब भी हम इस एक्ट की बात करेंगे तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि हम इसको सिंपल मेंटेनेंस एक्ट से बढ़कर देखना चाहिए। हमें जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उस पर भी जोर देना चाहिए। जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, बट कई बार हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारे समाज में ऐसे हिस्से भी हैं कि वो चाहते हुए भी अपने बुजुर्गों के लिए उतना नहीं कर पाए जितने की जरूरत होती है। हेल्थ केयर में मान लीजिए या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में ही मान लीजिए, तो स्टेट को उसमें आगे आना चाहिए। तो उस पर भी हमें साथ साथ अपनी जो डायलॉग है, उस नरेटिव है, उसको साथ साथ चलाना चाहिए। और एक जो हम सिक्योरिटी का इसमें एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर्टी का तो एक एस्पेक्ट है ही है, और इसी एक्ट में प्रावधान दिया हुआ है कि इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कि गलत तरीके से अपने को दिखा के कोई मुझे चीज की जरूरत है, या और कोई भी गलत कारण बता के, धोखा हम सब समझते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस इस तरीके से है कि उन्होंने आपको इस जैसे साइकोलॉजिकली इस तरीके से कर दिया कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है सिवाय प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। तो इस तरीके से जब वो आपके दिमाग से खेलते हैं तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो अगर इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसको ट्रिब्यूनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो कोई भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चों ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली है और अब वो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई थी वो भी गलत तरीके से करवाई थी, इनमें से कोई एक उस पर अप्लाई होता है, तो वो उसको नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। और इसको इस एक्ट में इसीलिए लाया गया है कि इसको सिविल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता था, बट इस एक्ट में लाने का मतलब यही है कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। दूसरा जो सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमने डिस्कस किया ही कि जो फिजिकल वायलेंस सीनियर सिटीजन के साथ हो सकती है, चाहे उनके डोमेस्टिक हेल्प के द्वारा हो, जो उनके घर में उनकी हेल्प करने आते हैं, या कहीं वो बाहर गए हैं तो उनको उनकी शारीरिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके साथ साथ जो आज हम जिस तरीके से कनेक्ट हुए हैं, तो साइबर स्पेस हमारे जीवन में बढ़ रहा है। जैसे ये वेबिनार है, अदरवाइज हम लोग अनुग्रह में जो हमारा स्वाभिमान परिसर था वहां पर मिलते थे, या कहीं और हम ऑडिटोरियम में जब बात करते थे तो सब लोग आमने सामने मिलते थे, बट हम अब वेबिनार के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो इससे साइबर जो फ्रॉड है और जो साइबर सिक्योरिटी है उसका भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। मुझे ध्यान है कि करीब आज से 2-2.5 साल पहले हमारे पास एक बुजुर्ग आए थे, उनको लीगल एड चाहिए थी, और उनकी केस की मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनको किसी ने फोन किया और फोन करके उनसे कहा कि आपको फला फला आप लॉटरी जीत गए हैं और आपको एक्स अमाउंट का प्राइज मिलेगा, और अगर आप उसका 1% जमा कर देंगे तो हम पूरे का पूरा पैसा आपको दे देंगे। तो उन्होंने वो पैसा किसी वो खुद अच्छे पढ़े लिखे और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड थे, पर तब भी वो इस तरीके से सामने वाले ने बात करी कि वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और ये फ्रॉड हो रहा है, ये घर में तब पता चला जब उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो ईएमआई थी वो बाउंस होगी, और उनके घर में नोटिस गया, तब पता चला किस तरीके से हो गया है। और जब पूरी छानबीन करी गई तो उन जो बुजुर्ग थे उन्होंने करीब करीब 58 लाख रुपए जो थे वो ट्रांसफर कर दिए थे, इसी होप में कि शायद उनको पैसे आ जाएंगे। तो एक ये जो साइबर थ्रेट हमारे यहाँ बढ़ गई है, और इसमें सबसे ज्यादा वनरेबल हम ही लोग हैं। आपको मुझे लगता है कभी ना कभी किसी न किसी को आज नहीं तो पहले फोन आया होगा कि आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया है, आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करिए ताकि हम आपको आपका डेबिट कार्ड दोबारा से चालू करा सकें, या आपका इंटरनेट बैंकिंग बंद हो गई है। तो इस तरीके से हमें जो भी हमारी साइबर के ऊपर जो हमारी जानकारी है उसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसे हमें कॉन्फिडेंशियल उसी तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में रखते हैं। इसको कई बार हम लार्जर देन लाइफ इमेज दे देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, बहुत बड़े बड़े और भारी भारी शब्दों का हम उपयोग करते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, पर इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जनरली जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात
चंद्रजीत जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चंद्रजीत जी, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जारी रखता हूँ फिर इसका कि तो जिस तरीके से हम आमने सामने जब बातचीत करते हुए जिन चीजों का ध्यान रखते थे, उन्हीं चीजों का हमें ध्यान साइबर स्पेस में भी रखना है। अब हम दिल्ली पुलिस सेक्शन है सोसाइटी के, तो क्या एडिशनल उनके ऊपर जिम्मेवारियां आएंगी। तो उन जिम्मेवारियों में को निभाने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है कि अगर जो जिसको जिम्मेवारी निभानी है उसको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में कितने बुजुर्ग रहते हैं, कितने सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनमें से कितने लोग अकेले रहते हैं, और या उनको कोई इशू तो नहीं है, उनके घर में कौन काम करने आता है। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होता है। तो इसके तहत हर एक पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि जिसमें जितने भी बुजुर्ग हैं वहाँ के, उन सबकी जानकारी अवेलेबल हो, ताकि कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़े या टाइम टू टाइम अगर उन्हें चेक करने की जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस जाके उनको चेक कर ले। इसी चीज को डिजिटाइज करने के लिए और घर बैठे आसान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2016 में एक एप्लीकेशन, जिसको अरुण सर ने भी बताया था और आलोक सर ने भी मेंशन किया, कि एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन ऐप उसका नाम है। उसके तहत जो भी सीनियर सिटीजन है वो उसमें उसको फिल करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब उसके फायदे क्या हैं या उसकी जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो है कि आपका जो डाटा है वो दिल्ली पुलिस के ऐप पे चला जाएगा, और हर एक एसएचओ के पास वो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, और उनके पास रेडीमेड वो डाटा उनके डिस्पोजल पे रहता है। वो कभी भी उसको निकाल के देख सकते हैं और बीट कांस्टेबल से कुछ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर कराने का मतलब ये है कि आप डेटाबेस में आ गए और कभी भी जो पुलिस है वो आपको आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, आप देखने आ सकती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं ये आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि दिल्ली पुलिस इस तरीके के स्टेप्स लेती रहती है समय समय पर, ताकि वो लोगों के जानकारी सीनियर सिटीजन के बारे में प्राप्त कर सके, उनके वेलबींग के बारे में प्राप्त कर सके। दूसरा, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे बात चल रही थी कि कोई वॉक पर गए या घर में डोमेस्टिक हेल्प वालों ने कोई प्रॉब्लम कर दी, कई बार किसी के सामने फोन करना या एकदम फोन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस ऐप में एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें एसओएस मतलब कि सेव आवर सोल, अगर हम उसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं तो वो सेव आवर सोल होती है। अगर हम उसको आम भाषा में समझें तो इमरजेंसी मैसेज जो है वो 24/7 जो 24 घंटे कंट्रोल रूम चलता है, इमीडिएटली उसमें चला जाएगा, बीट कांस्टेबल के पास चला जाएगा, एसएचओ के पास चला जाएगा, जो डिवीजन ऑफिसर है उनके पास चला जाएगा। तो साथ ही साथ आपके जो भी पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा वो इमीडिएटली ले लेंगे। इसमें ये समय बचाएगा आपको, और बहुत सारे लोगों की इसमें जान और माल की जो हानि है उससे बचाया जा सकता है। तो इस ऐप को आप जरूर अपने जो फोन है, स्मार्टफोन है, उन पर डाउनलोड करिए और अपनी जानकारी उसमें दर्ज कराइए, ताकि अगर भगवान न करे इस तरीके की कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें देयर पुलिस इज एबल टू रीच यू। जैसे ही आप एसओएस का बटन दबाएंगे तो पुलिस आप तक पहुंच सकती है। अब दूसरी जो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वहां पर वॉलंटियर फॉरम्स होनी चाहिए, या आरडब्ल्यू के साथ मिलकर उनको समय समय पर प्रोग्राम्स करने चाहिए। इसमें भी बहुत कम है। तो मेरे जो सभी
कोई भी जो क्लब के मेंबर हमारे किसी भी सीनियर सिटीजन क्लब के मेंबर हमारे साथ हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश यही है और हम भी अब कोशिश यही कर रहे हैं कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियर सिटीजन एक क्लब है वो हम स्लम एरियाज में भी स्टार्ट करें ताकि उन तक भी पहुंच पाए। तो पुलिस की ये भी एक जिम्मेवारी है कि वो ना सिर्फ जो फॉरम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी उनसे इंटरेक्ट करें, बल्कि वो जाएं और जाकर बताएं सब जगह पर इंक्लूडिंग स्लम्स कि क्या क्या ये फॉरम और क्लब्स बनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से पुलिस उनकी मदद कर सकती है। इसके साथ साथ जब हम पुलिस के रोल की बात करते हैं तो उनको पब्लिसाइज चीजें बहुत सारी करने की जरूरत है, जैसे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहली बात डूज एंड डोंट्स, जैसे हम साइबर स्पेस में बात कर रहे थे, तो क्या डूज एंड डोंट्स मतलब क्या आपको नहीं करना है, तो ये भी पुलिस की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है कि वो डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाए और या तो अपनी वेबसाइट पे या जो डाटाबेस है उसके जरिए सब जगह सर्कुलेट करें। और एक और जो जिम्मेवारी पुलिस की जो कि बेहद ही खास और बहुत ही गंभीर है, वो ये है कि जैसे ही उन्हें पता चलता है या तो कोई सीनियर सिटीजन खुद एप्लीकेशन देते हैं और सुओ मोटो भी उनको ये करते रहना चाहिए कि हर एक सीनियर सिटीजन जिनका डाटाबेस उनके पास है उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि क्या आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती हैं, अगर कोई हाउस हेल्प आती हैं या आता है तो उनकी डिटेल्स लें और उनकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। अगर ये काम सही कायदे से हो जाए और सभी लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, अगर हम अपने घर में किसी भी हेल्प को रख रहे हैं, किसी भी किसी को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे हाउस हेल्प हो या और किसी तरीके से जो हमारे घर आता जाता हो, जिसको हमारे घर की एक्सेस हो, उसकी हमें बैकग्राउंड चेक जरूर करवा लेना चाहिए। फेस वैल्यू पे हमें नहीं जाना चाहिए। हम कई बार खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब अटेंशन की कमी हो जाती है तो हम साइकोलॉजिकली जो हमें थोड़ा अच्छे से बात करता है, हमारा ध्यान रखता है, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए कुछ लोग जो हैं वो लूटपाट या और जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, बट आई एम ओनली सेइंग हमें सावधानी बरतनी चाहिए और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी जो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खासकर जो बैकग्राउंड चेक्स की हैं वो जरूर लेनी चाहिए और इसमें दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस का 2 डायमेंशन से रोल इम्पोर्टेंट है। पहला कि जब भी उनके पास कोई ऐसा फॉर्म या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको वो इमीडिएटली और ऑन प्रायोरिटी बेसिस उसको वेरीफाई करें, और सेकेंडली अगर उनके पास डेटाबेस है और उन्हें लगता है कि किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं आई है कि उनके यहाँ उन्होंने किसी को एम्प्लॉय किया है या कोई हाउस हेल्प है या और भी कोई उनके घर आता जाता है, द वन हु इज नॉट रिलेटेड टू देम, तो उसके बारे में वो खुद जाके जानकारी लें और उसकी वेरिफिकेशन करके बताएं और समझाएं भी जो सीनियर सिटीजन हैं कि इसकी क्या महत्वता है और इसकी उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ जब इतने एक्शन लिए जाएंगे तो जो डीसीपी साहब हैं उनके ऊपर एक जिम्मेवारी ये भी लगाई गई है कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनानी है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की और वो रिपोर्ट उन्होंने डीएमओ ऑफिस में देनी है, जहाँ पे डिस्कशन होगी कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है, और वो डीजीपी ऑफिस में भी जाएगी। और इसके बाद हर एक क्वार्टर में, मतलब कि हर 3 महीने बाद ये टोटल रिपोर्ट बनेगी और ये स्टेट गवर्नमेंट में जाएगी। और इस एक्ट के तहत, ये जो हमारा अधिनियम है 2007 का, इसके तहत एक कमेटी बनी हुई है और जिस कमेटी में रिपोर्ट पुट अप होगी और उसके साथ उसके साथ वो बताया जाए, वो कमेटी ने डिसाइड करेगी या आगे जो कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में बताएगी। तो पुलिस की जो जिम्मेवारी है वो सुरक्षा देने के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी है कि वो जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका ध्यान रखें, समय समय पर आकर उनको खुद ही चेक करते रहें रादर देन के वेट करें। इसके लिए उन्होंने एक पहल की थी, पहल ये की थी कि एप्लीकेशन लॉन्च कर दी ताकि जो बुजुर्ग हैं वो घर बैठे बैठे ही इसके इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा पाए। डीएलएसए ने भी मिलकर जो दिल्ली पुलिस है उनके साथ एक कोशिश करी थी कि वो
पास है उन तक पहुंच कर पाए। तो ये जिम्मेवारी भी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोग्राम जिनका आभा जी ने रेफरेंस किया था, तो जब प्री कोविड सिचुएशन थी तो हम घर घर जाकर बात करने की कोशिश करते थे, पर अब हम घर घर जा नहीं सकते हैं। बुजुर्ग हैं, उनसे तो जितना कम से कम इंटरेक्ट हो वो अच्छा है। तो इसलिए हमने इसको डिजिटल डे टू डे डोर टू डोर कैंपेन का नाम दिया था, जिसमें हमने अपने यहाँ से मैसेजेस भेजे थे कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारे डीएलएसए के ऑफिस में या 1516 पे हमें फोन करके कोई भी जानकारी ले सकता है, किसी प्रकार की भी जानकारी ले सकते हैं। और मैं ये सब सीनियर सिटीजन को ये बताना चाहूंगा कि जो भी जितने सीनियर सिटीजन हैं, पहले जो इसका पैमाना था, जो एलिजिबिलिटी पैरामीटर था, वो ये था कि अगर सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है तब आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। पर अब उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है कि अगर 4 लाख रुपए से कम आपकी सालाना तो विधवा पेंशन जो स्कीम्स हैं उनके लिए भी हैं। तो जब हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो ये कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम को अवेल करना हो, चाहे कोर्ट में केस करना हो, या अपने बच्चों से बातचीत करना भी चाहते हो। जैसे कि एक प्रश्न था कि क्या जो माँ बाप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो तो क्या कोई और मैकेनिज्म अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। आप हमारे पास डीएलएसए में आ सकते हैं। हम केस दायर करने से पहले बातचीत करने के लिए बच्चों को बुला सकते हैं और दोनों को बिठा के समझा सकते हैं। और इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम वो एक्सपर्ट्स ही जो हैं, जो मीडिएशन के एक्सपर्ट्स हैं, वही इसको देखते हैं और वही इसमें सारे इनपुट्स देते हैं। और अगर तब भी कोई बात नहीं बनती है तो जिस तरीके से कई बार जब बच्चे बचपन में उन्हें कोई अच्छी चीज सिखाई जाए वो नहीं समझ पाते हैं, जैसे पढ़ाई की कोई बात होती है तो पहले तो माँ बाप अच्छे से प्यार से समझाते हैं, पर जब बच्चा नहीं मानता तो हमें उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और इस बार सख्ती करने का मतलब है कि हमें इनके खिलाफ ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में, जहाँ पर भी जो सीनियर सिटीजन होंगे उन्हें ठीक लगेगा, वो वहां पर एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। अब ये भी हो सकता है कि जो डीएम ऑफिस हैं, जो डीसीपी ऑफिस हैं, वहां कैसे मदद है। तो उसमें हमारी वेबसाइट से हमारे ऑन कॉल एडवोकेट्स हैं जो हर एक पुलिस जानकारी ले सकते हैं और उसमें उनकी मदद से अगर कोई पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिमिलरली डीएम ऑफिस में भी हमारा हेल्प डेस्क लगा हुआ है, और उसमें नो डाउट कि जब ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई होगी तब तो कोई अंदर नहीं जा सकता है। बट अगर बाहर से किसी को ट्रिब्यूनल में जाने से पहले किसी को लीगल एडवाइस चाहिए या और वो कंसल्ट करना चाहते हैं किसी लीगल एक्सपर्ट से, तो वो हेल्प डेस्क के थ्रू वहां पर वो एडवाइस ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की हमने अलग अलग जिम्मेवारियों की बात करी कि दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन, स्पेशली उनके घर के आसपास पेट्रोलिंग ज्यादा होनी चाहिए। जो बीट कांस्टेबल होते हैं, बीट कांस्टेबल उसे कहा जाता है कि जो जैसे एसएचओ होता है वो एक पूरे एक पर्टिकुलर एरिया का हो गया। जैसे कोई हम जिला मान लेते हैं, जिले में डीसीपी होते हैं और जिले को कई हिस्सों में बांटा होता है, उसको हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। पुलिस स्टेशन में जो छोटे छोटे हिस्से बांटे होते हैं, जैसे मोहल्ले गली हो गई, तो वहां पर जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं वो बीट कांस्टेबल होते हैं, और वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर कुछ भी होता है तो बीट कांस्टेबल या जो डिवीजन ऑफिसर है वही स्पॉट पे आते हैं और वही आगे की कार्रवाई भी करते हैं। तो इस तरीके से जो बीट कांस्टेबल्स हैं वो वहां पर जो पेट्रोलिंग है, जहाँ बुजुर्ग रहते हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा सकते हैं।
सिमिलरली दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा के नजरिए से डीएम ऑफिस या जो और कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर जो पार्क हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर वो लाइटिंग और उसका प्रॉपर इंतजाम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 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 हमारी डोमेस्टिक हेल्प या जिनको हमने एम्प्लॉय किया है उनकी वेरिफिकेशन की बात है तो उनका सबसे पहला कर्तव्य वहाँ पर है कि उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करें। और साथ साथ जितने भी हमारे जो वेलफेयर क्लब्स हैं, सीनियर सिटीजन क्लब हैं, उनके साथ मिलकर स्लम्स तक पहुँचने की कोशिश करें ताकि जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं चाहे वो कहीं भी रहते हों हम उन तक पहुँच के उनको जो भी उनके हक हैं या उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो मैं आपसे बातचीत शेयर करना चाहता था, कुछ अपने विचार साझा करना चाहता था वो मैंने आपसे किए हैं। इसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके या सीधा जैसे भी आप करेंगे हमें गाइड। I think we can ask also, sir, because अब काफी टाइम हो गया है. We have only about 10 minutes now for closing. We have 10 minutes, sir. Then the time is over in this. टाइप करने में, वो पढ़ने में, जवाब देने में टाइम लग जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सर हमारे पास आइडियल कॉलेज के, तो अगर वो वैसे ही कुछ पूछना चाहें या कोई सीनियर सिटीजन भी पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हेलो, मैं कह रही हूँ ये जो कानून पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, एक मिनट अपना नाम बताइए। हाँ, आप सुनाई दे रहे हैं मैडम, आप पूछिए जी। हेलो, हेलो आपको हम सुन पा रहे, मैडम हम आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए। मैम, मैं कह रही हूँ ये जो अभी कानून बताएं ये क्या दिल्ली और यूपी दोनों में अलाउ है? ये पूरे इंडिया में लागू है, पूरे भारत में लागू है मैडम। कानून जो बनता है हमारे संसद के द्वारा वो पूरे भारत में चलता है सर मैम। हाँ ठीक ठीक मैम, ठीक। तो अगर आप यूपी में रहती हैं तो आप अपने वहाँ के जिला के लीगल सर्विस अथॉरिटीज के पास जा सकती हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जा सकती हैं। मैम इसका एड्रेस कुछ मालूम है आपको? आप बताएंगी? आप कौन से जिले से बोल रही हैं? ये गाजियाबाद। हाँ, तो गाजियाबाद में चंद्रजीत जी, वहाँ की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो कहाँ पे होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? हाँ, जो भी हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जितने भी जिला न्यायाधीश हैं उनका दफ्तर उसी जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग के अंदर ही होता है। और सर कौन सी बिल्डिंग सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी ठीक। कवि नगर के सामने जो राजनगर है वहाँ पर है, वो राजनगर के कोर्ट है वहीं पर है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा कोई भी अगर लोकेशन जानना चाहता हो कि उनका जो जिला कहाँ से आएगा तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अपनी स्टेट का नाम। जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी SLSA आप डाल देंगे तो आपका आ जाएगा। MP में है तो MP SLSA आपने डाल देना है। तमिलनाडु में, उत्तराखंड में तो बस आपने अपना स्टेट का नाम और SLSA डाल देना है तो आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। और किसी सीनियर सिटीजन के या स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर यू वुड हैव सम क्वेश्चंस बिकॉज ये एक्ट बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देता है यूथ को, तो मुझसे निवेदन है कि वो भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Any questions? मुझे लग रहा है कि चंद्रजीत जी आपका इतना अच्छा गया ना, इतना एक्सप्लेनेटरी था कि शायद सवाल खत्म हो गए। बहुत अच्छा था, बहुत ही डिटेल था। अरुण जी ने भी वही डिटेल में हमें बताया, बहुत ही इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड आई थिंक स्पेशली फॉर यूथ, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये बहुत बार पहले इस प्रकार के, आपको पता है, आपने भी दिए हैं, लेक्चर्स हो चुके हैं। बट आई थिंक आवर जॉब इज, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर अरुण गुप्ता,
जी क्योंकि मैम, जी सर, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि जितने स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं उनको हम ई सर्टिफिकेट्स देंगे। तो एक बार इनकी लिस्ट आप जरूर हमें ईमेल करवा दीजिएगा, जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है। आप देख पाएंगे शायद गूगल फॉर्म से, और आपको स्टूडेंट्स बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे हम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट से नहीं पता कर पा रहे हैं कौन से आपके कॉलेज के हैं और कौन से बाहर के कॉलेजेस के हैं। एक तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फॉर पर्पस ऑफ द सर्टिफिकेट्स। दूसरा मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि जैसे ये पियाली दत्ता हैं, और भी हिमाचल से, मैं पढ़ रही थी अभी उड़ीसा से, बाकी राज्यों से, पंजाब से बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो चला ये गया पूछ रहे हैं यार। कि आपकी आवाज आ रही है, डोंट वरी, वी कैन हियर यू अरुण जी। तो एक सभी स्टूडेंट से हमारा निवेदन रहेगा कि आप सभी आज संकल्प जरूर लीजिए कि आपने आज जो मेंटेनेंस एक्ट के बारे में जाना, वो आप अपने आसपास के सीनियर सिटीजन्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोस में, कम्युनिटी में इसकी जानकारी जरूर देंगे, और अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस हैज टू बी अ मूवमेंट, दिस हैज टू बी अ मिशन for protecting the elderly, for protecting their rights and dignity. I think ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए करेंगे, क्योंकि एक एज फ्रेंडली सोसाइटी, एक एज फ्रेंडली इंडिया के लिए ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हमारी आहुति होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं जानना चाहूंगी कि अरुण जी या चंद्रजीत जी कुछ कहना चाहेंगे। दिनेश कुमार गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, तो आप तो इस फील्ड में इतना काम करते हैं, इतने बुजुर्ग लोगों की हेल्प करते हैं, आप उन्हें स्वाभिमान परिसर भी कितने सैकड़ों लोगों को आप लेकर आए हैं लीगल एड के लिए। तो आखिरी में, इससे पहले कि हम क्लोज करें, आखिरी कुछ शब्द, आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है उधर थोड़ा वीक हो गया है। आई थिंक समथिंग इज समवेयर ब्रेकिंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश जी? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो आप आखिरी कुछ शब्द कहना चाहेंगे, उसके बाद हम मीटिंग क्लोज कर लेते हैं। मैं मेरे साथ काफी सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं हमें सूचना नहीं देते, सूचना भी दी जाती है, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। ज्यादातर मेरे पे जानकारी पर जवाब होता है। और वी लॉस्ट यू चंद्रजीत जी, बीच में आपका कनेक्शन चला गया था। दिनेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी बोलिए दिनेश जी। हाँ, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। I think we have lost. There's some problem with the connection. सर मैं ये कह रही थी चंद्रजीत जी कि I was requesting all the students that they should take a oath, and I can hear people from IGNOU. Sarita Prasad from IGNOU has joined. Time is almost getting over, so I will just say a good evening and thank you so much, Chandrajit ji. You are our forever panel speaker for Maintenance Act. There cannot be a better speaker than you on this topic. And so much thankful to New Delhi DLSA for joining in, and Arun ji for getting a wonderful participation of the students. और सभी स्टूडेंट्स को मैं नाम पढ़ पा रही हूँ पर सबके बोल नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। आपकी आवाज सुनी आई।